मेरा ये बहुत-बहुत सौभाग्य है कि कंपनी ने आज मेरे को ये चांस दिया हुआ है कि कंपनी के जो ब्लॉकचेन है और जो एक्चुअल ब्लॉकचेन का जो एंटरप्राइजेस मीनिंग है, जो टेक्निकल टर्म्स है ब्लॉकचेन में सारे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करें। और ये मेरा सौभाग्य है कि आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू हैरी सर एंड प्रवीण सर और जो भी सारे हम लोग के कंपनी के सारे ऊपर काम कर रहे हैं, एम्बेसडर और आपका रीजनल काउंसिल भी बोलेंगे, इंडियन काउंसिल मेंबर्स जो सारे हैं, उन लोग सारे लोग मेरे को चांस दिए हुए हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो कि यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, जनरली ब्लॉकचेन को पूरा सिंपल लैंग्वेज में जैसे कि हर कोई लेमैन समझ पाए, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और एग्ज़ैक्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे क्या है और उसका जो एंटरप्राइजेस मीनिंग जो सारे यूज़ होते हैं टेक्निकल टर्म्स, उसको आज हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट जो लोग मेरे को जानते नहीं है, मैं इस कंपनी में एज ए मैनेजर काम करता हूँ न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी में और मेंबर ऑफ सीआरयू एंड वीआईपी क्लब का मेंबर हूँ और जो स्पीकर स्पीकर भी हूँ। बाय क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए, माय क्वालिफिकेशन इज एमबीए इन मार्केटिंग एंड फिनांस में दोनों में किया हुआ हूँ और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। सो ये सबको छोड़ के मैं एपीआई का स्टूडेंट हूँ और आज भी पढ़ रहा हूँ। जो भी पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे जो भी सीख रहा हूँ ये आप लोग तक पहुंचाऊं। मेरे सारे जो इंडिया के सारे भाई और बहनों हैं और सारे जो लोग हम लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ताकि जो ब्लॉकचेन का जो टेक्निकल टर्म्स है वो सब लोग समझ पाए। जैसे कि कोई अगर बड़ा वेबिनार होता है तो वहां पे क्या होता है, जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन और जो सारे यूजेस होते हैं वर्ड, वो सब बाउंस करके निकल जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो सीखने के लिए जा रहे हैं, जो एक्चुअल क्या ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन में कौन कौन सा लैंग्वेज यूज होता है और ब्लॉकचेन में कैसे जो टर्म्स यूज होता है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और कैसे ये काम करता है। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज द ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन एक्चुअल है चीज क्या और उसके लिए हम लोग को क्या क्या ब्लॉकचेन से क्या क्या सहायता मिला हुआ है और ब्लॉकचेन आने से क्या क्या चेंज हुआ है अपने सिस्टम में। जो एक ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम था जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन करते हैं आउटबॉर्डर ट्रांजैक्शन, तो उसमें क्या होता है कि 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। मान के चलिए मेरा भाई कोई अमेरिका में है, उसको वहां पे मैं पैसा भेजता हूँ, तो इट विल टेक मोर देन 1 और 2 डेज तो उसके पास पहुंचने में। तो एक्चुअली जो पहुंचता है, पहुंचने के लिए वो एक हेवी चार्जेस भी एक एजेंट चार्ज करता है जिसको हम लोग थर्ड पार्टी कहते हैं, थर्ड पार्टी ट्रस्टेड पर्सन। वो बैंक होते हैं, हो सकता है वेस्टर्न यूनियन, हो सकता है पेपाल, हो सकता है किसी के जरिए के अंदर, किसी जरिए से हम लोग यहाँ से पैसा मैं अगर अमेरिका भेजूंगा उसके लिए बहुत सारे चार्जेस और टाइम टेकिंग मेन जो है टाइम लग जाता है। तो ये सब सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास आया बिटकॉइन, बिटकॉइन सॉरी तो ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन तो पहले आया हुआ था 2008 में संतोषी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन का यूजेस किया तो ब्लॉकचेन और उसका प्रचार प्रसार और ज्यादा बढ़ गया। सो फाइनली हम लोग के साथ जो आया हुआ है एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो ब्लॉकचेन, उसको हम लोग जानते हैं। एक्चुअली व्हाट इज द ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इज ए डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपने अंदर रखता है और जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। ऐसे एक चेस्ट में रहता है जो ट्रांजैक्शन के सारे जो सीक्रेट डाटा है उसी के अंदर रहता है। इंडिविजुअल जैसे कि मान के चलिए जैसे एक ब्लॉक के अंदर डाटा हो ट्रांजैक्शन का, एक से बी तक पहुंचाया नहीं का पैसा हो और उसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए क्योंकि वो पिछले बार ब्लॉक्स के साथ और नया ब्लॉक्स दोनों जुड़े हुए रहते हैं। इन्हें इन्हें टुगेदर सिंगल लिस्ट में रहते हैं, जो चेन के थ्रू रहते हैं उसी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। जैसे कि हम मैंने एक नीचे एक इमेज दिया हुआ हूँ, उसको आप रेफर कर सकते हैं। वहां पे जैसे कि ब्लॉक्स के अंदर कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर एक हैश है, ऊपर हैश कोड रहता है जो कि आइडेंटिफाई उस ब्लॉक का आइडेंटिफायर कोड रहता है और दूसरे दूसरे जो नीचे है उसके साथ वो कनेक्टेड रहता है, ताकि आगे वाला ब्लॉक और पीछे वाला ब्लॉक दोनों का कनेक्शन बना रहे, ताकि पीछे वाले ब्लॉक से कोई अगर छेड़खानी करे या उसके अंदर कोई डाटा में मैनिपुलेशन करना चालू और पता चल जाता है कि ये ब्लॉक्स में कोई छेड़खानी हुआ है, राइट। तो अगर हम लोग ब्लॉकचेन को सीधा सीधा समझना चाहें तो एक ब्लॉक्स के अंदर सिक्योर डाटा रहता है जो कि आगे और पीछे ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ रहता है।
एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट का कुछ शायद प्रॉब्लम है, इसलिए साउंड नहीं आ रहा था। ओके, साउंड अभी आ चुका है। अगर मेरा साउंड आपको आ रहा है प्लीज एक दबाइए, तो ताकि मेरे को पता चले आपको साउंड आ रहा है। प्लीज प्रेस 1 इनबॉक्स में दीजिए ताकि पता चले कि साउंड आ रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि साउंड नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी शायद मेरा साउंड सबको आ रहा होगा। तो जनरली अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन ए डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क दैट ऑफर्स ए हायर ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड इम्यूटेबिलिटी, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। एक ट्रांसपेरेंसी ट्रांजैक्शन एक सिक्योरिटी के साथ रहता है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। ब्लॉकचेन इज पब्लिकली अवेलेबल डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लेजर दैट एनक्रिप्ट्स डाटा। जो हम मेरे पास से जाएगा आपके मेरे से अगर कोई ट्रांजैक्शन जाता है तो डायरेक्टली आपके पास जाता है एनक्रिप्टेड वर्सन में, जिसके लिए आपको उसको आप ही देख सकते हैं और कोई दूसरा उस चीज को देख नहीं सकता है। दैट रिकॉर्ड्स अलाउज रिलायबल ऑन परमानेंट मेथड ऑफ द स्टोरिंग डाटा। जैसे कि मैं आपको बोला हुआ था, उसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो पिछले ब्लॉक्स और जो नया ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए एक चेन का यूज होता है, जो हैशिंग पावर के थ्रू दोनों ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं। तो ब्लॉकचेन इज नॉट इजीली टैम्पर्ड, उसको कोई टैम्पर्ड नहीं कर सकता है, कोई वहां से डाटा चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक सिस्टम से अगर एक ब्लॉक में कुछ चेंजेस करने के लिए चाहिए तो वो दूसरा ब्लॉक से कनेक्टेड होगा, ताकि एक ब्लॉक से कोई डाटा चेंज करेगा तो दूसरा ब्लॉक में भी उसको जाके चेंज करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए जैसे कि हम लोग जैसे कहीं पे जाते हैं तो वहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, देखिए ऑफिस में कोई जाता है जगह को चेक करने के लिए तो उसके नाम पे एस रिकॉर्ड के नाम पे जगह रहता है, लेकिन अगर वो चाहे वहां पे पैसा देके उसके नाम पे डाटा का नाम चेंज कर सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ ब्लॉकचेन वहां पे डिसेंट्रलाइज हजारों सिस्टम में सेम डाटा रहता है, तो उसको चेंज करने के लिए कोई कोई अगर आदमी उसको चाहे चेंज करने के लिए तो हजारों सिस्टम में जाके चेंज करना पड़ेगा, जो कि आपको सुनाई दे रहा हो। अगर सुनाई दे रहा है तो प्लीज प्रेस 1 करिए ताकि मेरे को पता चले कि आपको मेरा साउंड सुनाई दे रहा है। और ब्लॉकचेन के अंदर, थैंक यू वेरी मच। नो बैंकिंग सेक्टर विल रिक्वायर, इसमें ब्लॉकचेन के आने के बाद कोई बैंकिंग सेक्टर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दुनिया के किसी भी कर्नर में आप अगर पैसा पहुंचाना चाहते हैं तो कोई भी थर्ड पार्टी का जरूरत नहीं है और कोई बैंकिंग सिस्टम का जरूरत नहीं है। ये ओपन लेजर है विच कैन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल, जो सारे जितने सारे लोग नेटवर्क में रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, डिसेंट्रलाइज होता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और डाटा सबके पास इक्वल डाटा और समान जो बोलते हैं कि सेम टाइप ऑफ डाटा विल बी स्टोर्ड विद ईच एंड एवरी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि ये पीयर टू पीयर सब जगह पे फैल जाता है। तो जैसे कि जो होना इसको कोई हैक इसलिए नहीं कर सकता है कि पीछे और आगे दोनों ब्लॉक का लगा हुआ है। देन अगेन ये जो सिस्टम है इसमें एक सिस्टम यूज किया जाता है कि ब्लॉकचेन में यूज किया जाता है, उसको क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है, जो बेसिकली बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल नंबर का कैलकुलेशन होता है, जिसको सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए क्या है कि ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जो क्रिप्टोग्राफी है वो 1992 में डेवलप किया गया था, जिसको बेयर हार्बर एंड स्टोर्नेटा किया ने इसको इन द ईयर ऑफ फिर 1992 में इसको रीडिफाइन किए हुए थे क्रिप्टोग्राफी को। तो उसके बाद जब इसका ज्यादा उसका नाम हुआ 2008 में, जब संतोषी नाकामोटो ने इसको बिटकॉइन में यूज किया। सो ये बार बार रिडिफाइन किया गया ताकि सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी दिया जा सके, ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांजैक्शन किया जा सके एंड इम्यूटेबिलिटी, जिसको कोई हैक ना कर सके इस सिस्टम को। तो नेक्स्ट हम लोग
मनी इसमें क्या मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ब्लॉकचेन के चेन सिस्टम जो इकोसिस्टम आया है उसमें हम लोग किसी भी विदाउट एनी थर्ड पार्टी का हेल्प लेके दुनिया के किसी भी कॉर्नर से किसी कॉर्नर को हम लोग पैसा भेज सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये जनरली है ब्लॉकचेन, और यहाँ पे देखते हैं कि ब्लॉकचेन एक्चुअली काम कैसे करता है। व्हेन समबडी इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन और रिक्वेस्ट करता है ट्रांजैक्शन को, तो जनरली वो क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करता है वो P2P नेटवर्क, जो पीयर टू पीयर नेटवर्क में सब जगह पे जो सारे एक एक कंप्यूटर, जो सारे माइनर बैठे हुए हैं, उनको सारे को एक एक माइनर्स को नोड्स का एक कहा जाता है। तो वहां पे चला जाता है पहले ये जो ट्रांजैक्शन हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, फिर नेटवर्क में जो नोड्स वो बैठे हुए थे वो वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शन को। वंस उसको चेक करते हैं, मान के चलिए थ्रू द एल्गोरिथम, जैसे कि पीओ है और एक पीओएस है और एक बीपीओएस है, तीनों एल्गोरिथम यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम यूज करके इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए जाते हैं। तो जिस टाइम वो कंफर्म हो जाता है, वंस वेरीफाइड, क्रिप्टो करेंसी जो हम लोग का जो रिकॉर्ड है उसको डाला जाता है ब्लॉक्स में। फिर क्या होता है, और जो लेजर में डालने के बाद फिर एक बार उसको ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है, तब जाके वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो ये जो टोटल साइकिल है, जैसे कि ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ, फिर वहां पे बैठ के जो सारे नोड्स है पीयर टू पीयर नेटवर्क में, कंप्यूटर सिस्टम में वो लोग बैठ के चेक किए, फिर वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शन को थ्रू द एल्गोरिथम, उसको चेक किया जाता है। मान के चलिए मैं ए से बी को पैसा भेज रहा हूं, तो ए से बी तक पहुंचने में इतने सारे प्रोटोकॉल देके उस पैसा को जाना पड़ेगा, फिर जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो ये एक्चुअली इकोसिस्टम है, पैसा को ट्रांसफर करने के लिए कोई थर्ड पार्टी का, आप देख रहे होंगे जिस स्लाइड में दिखाया गया है, कोई थर्ड पार्टी का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली ए टू बी से डायरेक्ट पैसा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, वहां पे देखते हैं क्या है एक्चुअली इसको जो यूज किया जाता है, कि कैसे ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक देख रहे हैं आप सारे के सारे इकोसिस्टम में जैसे कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पे एक दिखाया जा रहा है आपको एल्गोरिथम, जिसके मान के चलिए हम लोग एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं मतलब डिस्कशन होता है, डिस्कशन से आता है प्रोपोजल के पास, प्रोपोजल दिया जाता है लिंक में, ब्लॉकचेन में प्रोपोजल होता है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ है, ये ट्रांजैक्शन राइट है और रॉन्ग है, ठीक है। अगर राइट है तो कंसेंसस अचीव्ड होता है और ट्रांजैक्शन एक्शन किया जाता है, एक्शन पास होता है और ट्रांजैक्शन को पास कर दिया जाता है। अगर ट्रांजैक्शन गलत है, मान के चलिए कोई अगर उस पैसा को दो, मान के चलिए आप 10 रुपया किसी को भेज रहे हैं लेकिन आपके अकाउंट में 10 रुपया नहीं है, वहां पे तो कंसेंसस अचीव नहीं होगा, तो वहां पे फिर से डिस्कशन में जाएगा, फिर से चेक किया जाएगा। तो कंसेंसस जो है वो चेक करता है कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल वैलिड है कि नहीं, और ट्रांजैक्शन जो कर रहा है उसके पास उतना पैसा है कि नहीं, ट्रांजैक्शन जो कर रहा है उसके अकाउंट में एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ है वो ट्रांजैक्शन ट्रू है और ये फॉल्स है। इसको लेके ये एल्गोरिथम यूज करके, जैसे सारे के सारे पेयर ऑफ नेटवर्क्स में देखिए कनेक्ट हो रहा है, अगर ट्रांजैक्शन इनिशिएट, अगर ट्रू में ट्रांजैक्शन परफेक्टली आप किसी के पास पैसा भेज रहे 5 रुपया आपके अकाउंट में है, अगर वो जाएगा तो यहाँ पे चेक पे पता चल जाएगा, अगर ट्रांजैक्शन ट्रू है तो ये कंसेंसस अचीव्ड होगा और आगे ट्रांजैक्शन फुलफिल्ड होगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। व्हाट इज कंसेंसस एल्गोरिथम, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन जैसे रन होता है कंसेंसस एल्गोरिथम के थ्रू ही रन होता है। क्या है ये कंसेंसस एल्गोरिथम, जैसे आप देख रहे हैं ये एक सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल है, जैसे मान के चलिए कोई भी चीज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रीडिफाइंड किया जाता है। जैसे मान के चलिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने से पहले हम लोग क्या रूल सेटअप करते हैं कि ये बाउंड्री के बाहर गया तो 6 है, और ये वैसे स्टंप में लगा तो ये स्टंप आउट है, और अगर बैट में लग के पीछे कोई कीपर कीपिंग करेगा तो कीपर का आउट करेगा इस तरह का आउट है, और रन आउट होगा तो इस तरह का आउट। एक सॉर्ट ऑफ रूल्स बनाया जाता है और उस रूल्स के ऊपर सारे के सारे जो क्या है कि गेम को खेला जाता है। तो ये माने इनसाइड द ब्लॉकचेन देयर इज आल्सो रूल सेट अप रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके ऊपर सारे के सारे जो नोड्स है उसी के ऊपर एग्री होते हैं, राइट। जो पीयर टू पीयर जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जितने सारे कंप्यूटर है सारे के सारे उसके ऊपर एग्री होते हैं। तो कंसेंसस रूल्स एक सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जिसके ऊपर लेजर के ऊपर जितने सारे डाटा है, जितने सारे ट्रांजैक्शन होंगे, उसी के ऊपर सारे के सारे जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके ऊपर एग्री होते हैं। टाइप्स ऑफ कंसेंसस, किस टाइप का कंसेंसस हम लोग अभी जनरली बहुत ही फेमस है,
जो आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंसेंसस में प्रूफ ऑफ वर्क, जिसको हम लोग POW बोलते हैं ऑन ब्लॉकचेन काम में आया। जैसे कि मान के चलिए POW में क्या होता है, POS में कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है, जो कंसेंसस प्रोटोकॉल क्या होता है, डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या कंसेंसस प्रोटोकॉल यूज होता है, जो आगे चल के हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे कंसेंसस रूल अचीव होता है, कि एक एग्रीमेंट में पहुंचने के लिए, एक एग्रीमेंट को कंसेंसस तक पहुंचाने के लिए कैसे किया जाता है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क, वहां पे जनरली दो इमेज में आपको दिया हुआ हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ काम किया जाता है, जनरली काम किया जाता है। जैसे जैसे एक कोई भी लेबर है जो उसको खोद रहा है, सोने को या मान के चले हीरा को बाहर निकालने के लिए क्या खोदना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड माइनिंग, राइट। तो वो जो माइनिंग का काम है यहाँ पे डिजिटली किया जाता है, और जो डिजिटल सिस्टम को यूज किया जाता है माइनिंग के लिए, उसके लिए हाईली कंप्यूटेशनल पावर यूज किया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पे 10 लाख नोट्स है, हम लोग एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट किए हुए हैं, वहां पे 10 लाख नोट्स बैठे हुए हैं, जो जिसको हम माइनर बोलते हैं, जो नोट्स लेके बैठे हुए हैं माइनिंग करने के लिए, राइट। तो वहां पे क्या होगा, ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ, वो ट्रांजैक्शन पूल से उस ट्रांजैक्शन को पिक किए, तो फिर क्या करेंगे, लेट्स सपोज 10 लाख लोग आए, सबको क्रिप्टोग्राफी पजल दिया गया है सॉल्व करने के लिए, तो सारे के सारे लग गए। मान के चलिए मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 9 मल्टीप्लाइंग बाई 5 इक्वल टू व्हाट। मान के चलिए हम लोग को ब्लॉकचेन में एक मैथमेटिकल माने कैलकुलेशन दिया गया, 9 इंटू 45 इक्वल टू 9 इंटू 5 इक्वल टू व्हाट, 45, राइट। जो सबसे पहले 45 आंसर देगा उसके पास जाएगा प्रूफ ऑफ वर्क। जैसे कि 50% से ज्यादा लोग उसको कंफर्म कर देंगे, उस ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाएगा और आगे ब्लॉकचेन को छोड़ा जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। जैसे कि कुछ काम का आप प्रूफ दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे वैसे होता है, मान के चलिए लेट्स सपोज 10 लाख माइनर बैठे हुए, वो क्या करते हैं, सारे के सारे क्रिप्टोग्राफी पजल को सॉल्व करने के लिए लग गए हैं। तो वो सॉल्व करने के लिए जो लगे हुए उसमें हाईली कंप्यूटेशनल पावर का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे माइनिंग सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर छोटा सा इमेज कंप्यूटर के दिया, तब जाके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम और जो सॉल्यूशन को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो जब सॉल्व होता है ये ट्रायल एंड एरर बेसिस में, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स रहता है वो जो क्रिप्टोग्राफी पजल, उसको सॉल्व करने में बहुत हम लोग अगर जनरली उसको सॉल्व करने के लिए लग जाए, तो मान के चलिए आपने जो जनरल कंप्यूटर में, इट विल टेक मोर देन 2 इयर्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो ये ट्रायल एंड बेसिस में चलता है। मान के चलिए 10 लाख बाकी एक 10 लाख माइनर्स आए, उसको सॉल्व करने लगे, लेकिन सॉल्व तो एक ही ने किया हुआ, तो बाकी जो 9,99,999 पीपल हुए, वो भी तो उनका इलेक्ट्रिसिटी खर्चा किए हुए थे, वो भी तो उनका सारे के सारे रिसोर्स खर्चा किए हुए थे। वो जो रिसोर्स और जो इलेक्ट्रिसिटी, दैट कंप्लीटली वेस्ट, क्योंकि उनको कोई वो जो काम किए हुए उसके लिए कोई रिवार्ड नहीं जा रहा है, राइट। तो जनरली यहाँ पे हाईली कंप्यूटेशनल पावर के हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए खर्चा होता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन बेसिस में जो होता है, वहां पे जनरली एक क्रिप्टोग्राफी पजल आपको दिया जाता है, जिसको आप हाईली कंप्यूटेशनल पावर को लेके उसको सॉल्व करते हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस में, क्योंकि उसको मैथमेटिकल सॉल्व करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो वी आर कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे करेंटली जैसे लेट्स जो स्टडी किया हुआ है करेंटली, एक टूल से एस्टिमेट किया हुआ है, बिटकॉइन यूजिंग इतना 0.21 गीगाबाइट पावर सप्लाई वो यूज किया रहा है। इट्स अमाउंट एज्यूम बिटकॉइन इक्वल टू, जो हम लोग के 20 करोड़ लोग जो इंडियन लोग के एलटी लाइन जो घर में यूज करते हैं, जितना कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उतना इलेक्ट्रिसिटी बिटकॉइन एक दिन माइनिंग में खर्चा कर रहा है। मान के चलिए जो नेचुरल रिसोर्सेस से धीरे धीरे खत्म होने को आ रहा है। अगर मान के चलिए सबसे बड़ा कंसर्न है प्रूफ ऑफ वर्क में, अगर प्रूफ ऑफ वर्क होता है तो उसके लिए इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है, जो कि धीरे धीरे आगे चल के हम लोग का जो रिसोर्सेस है खत्म हो रहा है, और माइनिंग यहाँ पे जो हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा और उसका कॉस्ट कितना है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट कंसर्न है प्रूफ ऑफ वर्क में, जो हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है। और द सेकेंड कंसर्न, बिगेस्ट कंसर्न है
जो सेकंड बिगेस्ट कंसर्न है, यहाँ पे माइनिंग पूल बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है। पूल इन द सेंस ऑफ मान के चलिए छोटा छोटा माइनर लोग सब सारे बैठ जाएंगे। सर प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई विल शो देयर हाउ द माइनिंग पूल कैसे बनता है और वहां पे कैसे डिसेंट्रलाइजेशन को खत्म होने को चांसेस है। यहाँ पे देखिए जो ग्राफिकल फिगर दिया गया है, लेट्स सपोर्ट लेफ्ट साइड को हम लोग लेके चलते हैं। ये लेफ्ट साइड में जितने सारे माइनिंग माइनर्स है वो अगर पूल बना लेते हैं तो मोर देन, हम लोग क्या है कि बिटकॉइन में कोई भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए मोर देन 50% लोग का हम लोग का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, राइट। तो जो अप्रूवल अगर मान के चलिए जो लेफ्ट साइड में जितने सारे माइनर्स है या तो राइट साइड में है जो जितने सारे माइनर्स, ये अगर मिल जाते हैं, लेट सपोज वो सारे के सारे अपना जो रिसोर्सेस है उसको कंबाइन कर लेंगे ताकि मोर कंप्यूटेशनल पावर मतलब मोर प्रूफ ऑफ वर्क, जल्दी से जल्दी प्रूफ ऑफ वर्क प्रोवाइड करने के लिए और जो रिवार्ड है उसको जीतने के लिए वो लोग क्या है माइनिंग पूल बना लेंगे। तो जो यदि अगर मान के चलिए माइनिंग पूल बना लेंगे ताकि फिर तो वही सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, जैसे हम लोग बैंक के ऊपर डिपेंड रहते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन को, एनईएफटी को मान के चलिए कि कोई भी पैसा को यहाँ से वहां तक भेजने के लिए जो सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर डिपेंड होते हैं, बिटकॉइन भी वैसे ही सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा, जो कि सेकंड बिगेस्ट कंसर्न है। क्योंकि जो छोटे छोटे माइनर्स है वो क्या कि ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क बहुत जल्दी वो लोग दे नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं बड़े बड़े कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं अपने रिसोर्स को, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क दे सके। नेक्स्ट स्लाइड को जब चलते हैं सर। फिर उसके बाद वो जितने सारे दो कंसर्न को जब आया प्रूफ ऑफ वर्क में, तो जनरली एक नेक्स्ट कंसेंसस के ऊपर हम लोग को चाहिए था कि जिसको बहुत सारे जो कंसर्न है जैसे इलेक्ट्रिसिटी को खर्चा हो रहा है और आपका ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर खर्चा हो रहा है, मतलब ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, और जो आपका जो कन्वेंशनल सॉरी आपका जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में बहुत सारा दिक्कत आ रहा था। सारे कंसर्न को लेके नेक्स्ट आया प्रूफ जीके पीओएस, जो इसको हमको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। इट्स नेम इट्स डिफाइन हाउ इट्स वर्क, राइट। इसका जो नाम है वो डिफाइन करता है कैसे ये काम करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब आपको यहाँ पे माइनिंग करना है, 10 लाख लेट सपोज 10 लाख माइनर्स आ रहे हैं, तो क्या 10 लाख माइनर्स को आने से कोई दिक्कत नहीं, आए सब बैठे, लेकिन रैंडमली कंप्यूटर एक ही माइनर्स को चूज करेगा, राइट। और रैंडमली सिलेक्ट करेगा मतलब बाकी जो 9,99,999 जो माइनर्स थे उनका रिसोर्सेस का खर्चा नहीं हुआ। एंड द सेकेंड बिगेस्ट थिंग इज दैट कि जो सारे के सारे जो माइनर्स कंपटीशन में लगे हुए थे, कंप्यूटेशनल पावर खर्चा कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो रहा था, यहाँ पे बच गया मान के चलिए। और जो जिससे एक को दिया जाता है रैंडमली सिलेक्ट करके, उसको एक टर्म एंड कंडीशन रहता है कि उसका जो रिवार्ड साइज से ज्यादा उसका स्टेक साइज होना चाहिए, और उस जो भी कॉइन को वो माइनिंग करेगा उसी कॉइन का उसके पास स्टेक ज्यादा होना चाहिए उसके रिवार्ड साइज से, ताकि उसको वो गिरवी रख के वो माइनिंग कर सके और जो रिवार्ड अमाउंट है वो वहां पे वो जीत सके। तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में जनरली इतना ही डिफरेंस है, मान के चलिए वहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो रहा था, और जो सारे माइनर्स है 90 माने 10 लाख माइनर्स का लूप, 10 लाख माइनर्स से 9,99,99 माइनर्स का इलेक्ट्रिसिटी खर्चा रहा था। प्रूफ ऑफ स्टेक में मान के चलिए एक माइनर का खर्चा होगा, वो भी जनरल सिस्टम के अंदर, जैसे कि इतना सारा कंप्यूटेशनल पावर का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा होता है, बस उसको एक यूनिक अमाउंट और हाईएस्ट अमाउंट ह्यूज अमाउंट का स्टेक रखना चाहिए। मान के चलिए अगर कोई प्री सेल में जैसे कि हम लोग कोई भी कॉइन स्टार्ट होता है जब नया नया, वहां पे प्री सेल में किसी के पास हायर अमाउंट ऑफ कॉइन वो कम पैसा देके खरीद के रख लेता है, और वो डिसाइड किया जाता है, जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि प्रूफ ज्यादा जितना पास जिसके पास स्टेक रहेगा वो ही यहाँ पे माइन कर सकता है। रैंडमली चूज होने से भी जितना फर्स्ट जो है रैंडमली चूज होगा, सेकंड थिंग उसके पास ज्यादा से ज्यादा स्टेक होना चाहिए। प्री सेल में ज्यादा स्टेक वो खरीद लिया और हर बार वही माइनर होगा, और माइनिंग को करके सारे के सारे जो रिवार्ड्स है वो ही ले पाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी वन सेट ऑफ फिर सेंट्रलाइज सिस्टम का चालू हो गया। तो इसको लेके यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क से थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग कंसेंसस रूल्स में आए, लेकिन यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन का चिंता था। तो इसको छोड़ के इसके बाद 2014 में डैन लैरिमर करके एक नया कंसेंसस रूल्स जिसको बनाए हुए हैं, जैसे कि आगे चल के हम लोग देखेंगे। सर प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
जिसको बोला जाता है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, राइट, बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन कंसेंसस। इसमें क्या है कि एक डेमोक्रेटिक वे में मान के चलिए आपको यहाँ पे अगर माइनिंग करना है, एक डेमोक्रेटिक वे है, जितने सारे कॉइन होल्डर है सारे के सारे आपको वोट करेंगे, और जो वोट का प्रोपोर्शनल रहेगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉइन साइज रहेगा। मान के चलिए आपके पास 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख जितना भी कॉइन है, उसी के प्रोपोर्शन में आपके पास एक वोट रहेगा। उस वोट को आप डेलीगेट्स को दे, हम लोग जितने सारे कॉइन होल्डर है हम लोग डेलीगेट्स वहां से चुनेंगे, जो कि हम लोग के लिए माइन करेंगे और ब्लॉक को माइन करके ब्लॉकचेन में ऐड करेंगे। और इसका दूसरा फायदा क्या है कि यहाँ पे बहुत जल्दी माइन होके ब्लॉक्स ऐड हो सकते हैं, जिसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग ब्लॉक्स इसमें जनरेट कर पाएंगे। तो जनरली प्रूफ ऑफ स्टेक एक डेमोक्रेटिक वर्जन है जो ब्लॉकचेन इंश्योर करता है। आप जान माने ब्लॉकचेन में यूआईएस सिस्टम के द्वारा ये बनाया गया है, जो डैन लैरीमन 2014 में इसको बनाए हुए। इसमें जनरली एक इलेक्शन प्रोसेस होता है, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम लोग डेलीगेट्स चुनते हैं, जो डेलीगेट्स हम लोग के लिए माइन करते हैं। यहाँ पे माइनिंग नहीं होता है, यहाँ पे जनरली उनको वैलिडेटर बोला जाता है, राइट, जो वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शन को और ऐड करते हैं ब्लॉक को, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर उसके सिक्योरिटी, जो ब्लॉक्स का सिक्योरिटी रहता है वो वैलिडेटर जो जितने सारे वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो प्रोटोकॉल के थ्रू चलते हैं, जिसके सारे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ब्लॉक्स हम लोग जनरेट कर पाते हैं, राइट। सर कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपको मैं टेक्निकली लैंग्वेज में भी समझा सकता हूँ, लेकिन जैसे कि हर कोई लेमैन समझ सके, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पूरा सादा से सादा लैंग्वेज में आपको समझा सके, ताकि जो आपको सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंदर अभी क्या आ रहा है और हम लोग के सिस्टम के अंदर क्या जुड़ रहे हैं, वो सारे के सारे चीज आपको समझ में आए। अगर मेरा बात आप समझ पा रहे हैं, प्लीज +5, और आपको क्लियर सुनाई दे रहा है तो +5 कीजिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको ठीक से सुनाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं, जिसका एक्चुअली टेक्निकल डिजाइन है डीपीओएस का। जैसे कि लेफ्ट साइड में हम लोग सब नेटवर्क में जो पार्टिसिपेंट है, जो जितने सारे कॉइन होल्डर है यहाँ पे है, हम लोग क्या करते हैं, डेलीगेट्स चुनते हैं। जैसे आप राइट मिड पॉइंट पे देख पा रहे हैं, जो डेलीगेट्स को चुना जाता है वोट के आधार पे। जनरली मेरे पास मान के चलिए 1 लाख कॉइन है, 1 लाख के हिसाब से मेरे पास कुछ वोट आएगा, उस वोट को मैं डेलीगेट के लिए वोट कर सकता हूं। अगर मैं भी वोट नहीं कर सकता हूं तो मेरा वोट किसी को रेंट में दे सकता हूं, वो भी वोट कर सकता है। ये पूरा टोटली डेमोक्रेटिक वे में जैसे डीपीओएस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है कि हर कोई यहाँ पे अपना अधिकार साब्यस्त कर पाए, राइट। तो हर कोई जो आपके नेटवर्क में रहता है, जितने सारे कॉइन होल्डर्स रहते हैं, वो लोग चूज करेंगे डेलीगेट्स को। डेलीगेट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द चेन एंड उसको वैलिडेट करेंगे, और उसके बाद उसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे एंड उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे नेटवर्क में, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। इसमें क्या है देखिए, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है। यहाँ पे ये फर्स्ट चीज है, यहाँ पे ये स्केलेबल है, ठीक है। देन आपका पीओडब्ल्यू एंड आपका जो है पीओएस में, जैसे पीओएस में बहुत सारे आपको स्टेक रखना पड़ता है, यहाँ पे स्टेक रखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे में सबको समान अधिकार मिलता है, जिसके पास जितना कॉइन्स रहता है उसी हिसाब से वो वोटिंग करते हैं, राइट। और ये बहुत फास्टर है पीओडब्ल्यू एंड पीओएस से, राइट। तो ये जो जनरली आप यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट बहुत यहाँ पे दरकार नहीं है, बहुत सारे आपको हाई कंप्यूटेशनल पावर को जो रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे डबल स्पेंड अटैक, जैसे कि आप 51% में 50 जो पीओडब्ल्यू में देख रहे थे, अगर माइनिंग पूल बनता है तो वहां पे 51% अटैक का चांसेस है। जो 51% जैसे मेजोरिटी बन जाते हैं, वो क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन को होल्ड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को डबल स्पेंड कर सकते हैं। जहां पे मोनोपोली, जहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम आता है, वहां पे मोनोपोली स्टार्ट हो जाता है। उस मोनोपोली के थ्रू सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग इधर उधर कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल स्पेंड अटैक होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो है अपने नेटवर्क का है और हम लोग चुने हुए हैं, और हम लोग उनके ऊपर आंख मूंद के ट्रस्ट कर पाते हैं, तब जाके उनको हम लोग आज डेलीगेट्स चुन पाते हैं। तो सर प्लीज आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखिए हम लोग डिफरेंशिएट किया, क्रिएट किया गया है कि पीओडब्ल्यू में क्या हो रहा था, पीओएस में क्या होता है और डीपीओएस में क्या होता है, राइट। द मेन प्रॉब्लम आप देख सकते हैं जो पीओडब्ल्यू में है, जो मेन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और ऑनलेस आपका जो 51% डाटा का बहुत चांसेस है। पीओडब्ल्यू जो पीओएस में आप जैसे कि जिसके पास ज्यादा स्टेक साइज है वो मोनोपोली कर सकता है, वो सेंट्रलाइज्ड कर सकता है नेटवर्क को, वो कंट्रोल कर सकता है नेटवर्क को, राइट। यहाँ पे पीओडब्ल्यू में जैसे कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल जो पजल्स है उसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे जनरली आपको पीओएस में एक स्टेक साइज, जितना साइज बड़ा बड़ा स्टेक साइज आपका है वहां पे डिपॉजिट करके आपको वैलिडेट करना है ट्रांजैक्शन को, राइट। अगर आप वहां पे कुछ भूल चूक करते हैं या कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं, आपका जो स्टेक है वो एक्चुअली आप खो देंगे इन पीओएस, राइट। इन डीपीओएस सिस्टम में क्या होता है, देखिए जैसे डीपीओएस सिस्टम जो डेमोक्रेटिक वे में, डेमोक्रेटिक वे में जैसे हम लोग चुनते हैं डेलीगेट्स को, वहां पे जनरली 21 वैलिडेटर रहते हैं जिसको जो नोड्स को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और 72 बैकअप ब्लॉक डेवलपर जैसे हम लोग बोलते हैं, जो ब्लॉक डेवलप करते हैं, 72 लोग बैकअप में रहते हैं, ताकि ये 21 लोग अगर कहीं किस टाइम फेल होते हैं ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने में, या तो नोड स्विच अप रहता है, बाकी उनको रिप्लेस करके ताकि ट्रांजैक्शन का स्पीड को बरकरार रखा जाए। तो ये तीनों सिस्टम के अंदर जो डिफरेंशिएट था हम लोग यहाँ पे जान पाए। सर प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, वहां पे अब आगे आगे और सारे भी चीज जानेंगे। Which one is the reasonable? You can आप जितना टाइम से मैं अभी समझा रहा हूँ, you can decide by yourself कि कौन सा रीजनेबल है, पीओडब्ल्यू और पीओएस और डीपीओएस। ये तीनों कंसेंसस एल्गोरिदम जो है किस तरह से चलते हैं और ब्लॉकचेन में इनका जनरली काम क्या है, और यहाँ इसके बाद भी हम लोग और टेक्निकल जो वे में हम लोग आप लोग को समझाएंगे, क्योंकि दिस इज द बिगनिंग, और बिगनिंग में हम लोग सिंपल सा लैंग्वेज में यूज किए हुए ताकि सारे के सारे जो है हम लोग के नेटवर्क में जितने सारे अपने भाई बहन है वो लोग समझ पाए एक्चुअली ब्लॉकचेन चीज क्या है और वो काम कैसे करता है, और हम लोग के लिए जो कंपनी लेके आया हुआ है वो क्या लेके आया हुआ है, राइट। हम लोग खाली जब बहुत बड़ा बड़ा सेमिनार अटेंड करते हैं वहां पे बहुत सारे हाई लेवल का माने वर्ड सुनते हैं जो हम अपने ऊपर से बाउंस कर जाता है। आज हम लोग वो बाउंस जो होता है उसको हम लोग हटाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और जनरली सारे के सारे सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ सके कि एक्चुअली ये चीज क्या है और काम क्या करता है और उसके पीछे क्या टेक्निक यूज किया जाता है ताकि ये काम करता है, राइट। तो व्हिच वन इज रिजनेबल, प्लीज यू कैन पुट मी समथिंग इन द चैट बॉक्स, तो जिसके साथ हम लोग को पता चल सके कि आप जो देखे पीओडब्ल्यू, पीओएस और डीपीओएस, ये तीनों में कौन सा रीजनेबल है। यहाँ पे जो दिखाया गया है जैसे बिटकॉइन पर ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10 मिनट्स के इंटरवल में एक ब्लॉक जनरेट होता है, इथेरियम 10 to 20 सेकंड में एक ब्लॉक जनरेट करता है, और जो फैब्रिक के 3 to 6 सेकंड, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेते हैं ब्लॉक्स जनरेट करने के लिए, और जो ईओस है 0.5 सेकंड में मिलियन ऑफ ब्लॉक्स जनरेट कर पाता है। तो आगे चल के देखेंगे कि हम लोग के लिए कंपनी कौन सा सिस्टम लाया हुआ है और कौन सा सिस्टम जो अपने ब्लॉकचेन के अंदर रन किया जाएगा तो उससे क्या फायदा मिलेगा हम लोग को, आज ए शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर, हम लोग जो सारे के सारे जो कॉइन रखे हुए हैं अपना जो डब्ल्यूसीआरई को, उसमें कैसे फायदा होगा और कौन सा सिस्टम आया हुआ है आप लोग के लिए, कंपनी कहां से लाया और कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करके आपके लिए जो सिस्टम लाया वो कितना एडवांस्ड है। लेट्स गो एंड सी, प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, यहाँ पे जैसे कि मैं इससे पहले भी पूछ रहा था आपको, अब तो सब सारे कंसेंसस मैकेनिज्म को जान चुके हैं, पीओडब्ल्यू में कैसे काम होता है, डीपीओएस में कैसे काम होता है, पीओएस में कैसे काम होता है। तो आपके हिसाब से अमंग इन तीनों के बीच कौन सा एल्गोरिदम आपके लिए बेस्ट है ताकि जल्दी से जल्दी ब्लॉक जनरेट हो पाए और जो कंसेंसस का जो ताकि कंसेंसस तक हम लोग जल्दी पहुंच पाए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होके वहां तक हम लोग जल्दी पहुंच पाए। तो आपको कौन सा सिस्टम अच्छा लगा, जितने तीनों के तीनों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, पीओएस, डीपीओएस और पीओडब्ल्यू, प्लीज मेंशन मी ऑन चैट बॉक्स।
सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जब आप देख रहे हैं तो इतना बड़ा सिस्टम कंपनी हम लोग के लिए लाया हुआ है, राइट। और जो सिस्टम को चलते हुए इतना सारा काम चल रहा है, और इसमें जो लैंग्वेज यूज होता है उसके बारे में धीरे धीरे आगे चल के जो स्लाइड है वहां पे जानेंगे। ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट सिस्टम है। वंस ये डिफिकल्ट सिस्टम हो जाता है, आप लोग के लिए सोना ही सोना, चांदी ही चांदी है। क्योंकि जो सिस्टम लेके आए हुए हैं आंध्र सर, प्लीज गिव हिम ए राउंड ऑफ अप्लॉज। क्योंकि जो सिस्टम आया हुआ है अपने कंपनी में और जो आगे चल के काम करेगा, वहां पे मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स इन द फ्रैक्शन ऑफ मिनट में जो हम लोग देख रहे थे, मिलियंस ऑफ ब्लॉक जनरेट होगा। उससे किसको फायदा होगा? हम लोग को ही फायदा होगा, राइट। अगर फायदा होगा, जो जिस चीज में डिफिकल्ट है तो उसमें काम चल रहा है, तो प्लीज सपोर्ट द कंपनी टू कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट जो चल रहा है काम, जो सिस्टम के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर। इस कंपनी को सपोर्ट करे ताकि वो एक बिना फॉल्ट टॉलरेंट के सिस्टम आए जो आगे चल के हम लोग को बहुत सारे पैसा बना के दे। तो प्लीज पुट +1 फॉर द आंध्र सर, जो हम लोग के लिए ये जो सिस्टम लेके आए हुए हैं, ताकि जीवन भर हम लोग शांति से बैठ के और पैसा कमाते जाए। सर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी आप मेरे को एक चीज बताइए, इतने दिन से ब्लॉकचेन का आप सेमिनार देख रहे थे, राइट। और वहां पे आपको दिखाया जा रहा था ये स्लाइड, राइट। तो ये स्लाइड को आपको बताया जा रहा था हम लोग ब्लॉकचेन में ऑपरेट करेंगे ईओएस इंजन को। ईओएस इंजन में क्या कौन सा कंसेंसस रूल अप्लाई किया हुआ है वो भी बताया जा रहा था। तो प्लीज यहाँ पे अभी आप मेरे को एक चीज बताइए कि अभी जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसको आप कितना % समझ पा रहे हैं? मेरे को ये चीज बताइए। अभी पहले जैसे जैसे हम लोग देख रहे थे ये स्लाइड, इसको समझने में कितना कष्ट हो रहा था, और अभी ये स्लाइड को समझने में कितना आपको इजी हो रहा है। प्लीज पुट मी 1 to 100%, जिसको आप जितना % समझ पाए, ताकि आगे चल के और भी सारे टेक्निकल चीज आपके साथ हम लोग साझा करें जो आपको भी समझ में आए, और कंपनी के जितने सारे सिस्टम में काम करें उन लोग भी समझ रहे हैं, ताकि वो आगे डिलीवर कर पाए, राइट। डिलीवर करेंगे जितना ज्यादा सिस्टम को, और जितना ज्यादा अपना कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी किस चीज के ऊपर आधारित है, जिसके साथ आप बात करेंगे। तो कोई अगर पूछेगा ब्लॉकचेन को, आपको हर कोई जानता है ब्लॉकचेन, एवरीवन इज फैमिलियर विद ब्लॉकचेन, राइट। बट द थिंग इज दैट कि ब्लॉकचेन के अंदर जो काम करता है, उसके जो कंसेंसस टेक्नोलॉजी है और उसके ऊपर जो ब्लॉक्स जनरेट होता है, उसके बारे में कोई अगर टेक्निकली आपको पूछता है तो आप उसको बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होते हैं, क्योंकि उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग जो स्लाइड यूज कर रहे हैं अभी, ईओएस इंजन है चीज क्या, राइट। यहाँ पे जो जैसे आप देख रहे थे, ईओएस इंजन में एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज यूज किया गया है, C++। और C++ लैंग्वेज क्यों यूज किया गया है? जैसे मान के चले बेस्ट लैंग्वेज और भी है, जावा भी है, और .NET भी है, उसको भी यूज किया जा सकता है। C++ में ऐसा क्या खूबी है जिसलिए कंपनी ने C++ इसके ऊपर यूज किया है? कैन यू प्लीज समवन से मी, कोई अगर जानता है तो C++ को क्यों यूज किया गया है? प्लीज इफ यू डोंट माइंड यू कैन शेयर विथ मी क्यों यूज किया गया है। क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है मूव सिमेटिक। ऑलवेज यू अवॉइड अननेसेसरी कॉपीज। जैसे अलग लैंग्वेज में कोई अगर सिमेंटिक मूव सिमेंटिक यूज होता है तो वो अलग अलग चीज को कॉपी करता है, राइट। एंड ऊप्स ऊप्स जिसमें एक ये चीज है जिसको वो बार बार पिछले चीज को कॉपी करके नहीं रखता है। प्रिमिटिव कंट्रोल ओवर मेमोरी, उसका पहले मेमोरी के ऊपर वो कंट्रोल रखता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बॉक्स जनरेट ना हो और कम समय में ट्रांजैक्शन अचीव हो पाए, राइट। इसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग है। सी एंड C++ ब्लॉकचेन में पहले यूज किया गया था 2008 में ये लैंग्वेज। और सबसे क्या होता है, इसको वन टाइम आप राइटिंग कर कंपाइल कर ले तो बार बार इसमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। रन टाइम रेदर देन कंपाइल टाइम, इसमें ज्यादा रन टाइम लेता है कंपाइल टाइम से। एग्जैक्टली सर, 2003 में आप जैसे बोल रहे थे वो हुआ था। तो ये C++ एवं जितने सारे लैंग्वेज है ब्लॉकचेन में यूज हुए, ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है C++ बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन में मल्टीपल कैपेबिलिटी सच एज मूव सिमेंटिक, प्रिमिटिव कंट्रोल ओवर मेमोरी, एडवांस मल्टीटास्किंग, थ्रेडिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग, रन टाइम और कंपाइल टाइम के लिए ये कम टाइम लेता है। इसलिए C++ को यूज होने से ज्यादा ब्लॉक्स जनरेट हो पाता है।
सर प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 10,000 सर प्लीज सर पिछले स्लाइड में आइए। जैसे C++ लैंग्वेज यूज होने में क्या हुआ है कि 10,000 ट्रांजैक्शन हम लोग जैसे ब्लॉक पर सेकंड में जनरेट कर पा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। ताकि अगर हम लोग यूज करेंगे .NET जावा, वहां पे प्रॉम्प्ट ज्यादा जैसे कि मान के चले टैब के ऊपर टैब, टैब के ऊपर, क्योंकि ये सिक्योर नेटवर्क है, हम लोग फाइनेंशियल टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल टूल्स वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट जो हम लोग का प्राथमिक लैंग्वेज है, जिसमें फाइनेंशियल टर्म्स और जितने सारे बॉक्स रहता है, इसमें कम बॉक्स रहता है। तो इसके लिए हम लोग C++ को यूज करेंगे। और सारे टेक्निकल चीज है जो हम लोग आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इसका जो प्रोग्रामिंग डिजाइन किया हुआ है किस तरह इजी होता है देन अदर प्रोग्राम। सर नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख रहे हैं USD, जैसा हम लोग का जो पोर्टफोलियो है वो इन्वेस्टेड हुआ था 14 मंथ्स एगो, मार्च के महीना में 31/3/2019 में डिफरेंट सेक्टर में, जैसे कि गोल्ड माइनिंग एंड इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट, बासाल्ट फाइबर प्रोडक्शन, डायमंड प्रोडक्शन, फिल्म इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, स्टॉक एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट, राइट। तो बहुत सारे पोर्टफोलियो के ऊपर हम लोग का ये जो अभी इन्वेस्टमेंट हुआ था 62 मिलियन, वो चल के अभी USD 477.7 मिलियन में हम लोग का जो संपत्ति पहुंच चुका है। तो गिव ए बिग हैंड एंड गिव ए राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द कंपनी, जो हम लोग को इतना बड़ा सिस्टम और इतना बड़ा चीज लाके दे रहा है। जो ब्लॉकचेन है उसको हम लोग समझते हैं, उसके लिए जो टेक्निक यूज किया गया है और जो सारे इंटरनल टेक्नोलॉजी अभी यूज होने को जा रहा है, उसके लिए आप लोग धैर्य के साथ बैठिए, आगे देखिए कि क्या क्या कंपनी कर रहा है। जो चीज आगे आ रहा है उसके लिए आप थोड़ा वेट करके बैठिए। जब एक साथ काम कंप्लीट हो जाएगा सबको इसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए, इसमें जो ग्राफिक यूजर इंटरफेसिंग यूज किया गया है वो बहुत ईजी है। एनी लेमैन कैन यूज इट एंड ट्रांजैक्शन कर सकता है। जैसे बहुत डिफिकल्ट रहता है बाकी सारे जो बिटकॉइन वॉलेट में, इसको छोड़ के यहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज का यूज किया गया है। सर प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड थैंक यू वेरी मच आज का प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे जान पाए ब्लॉकचेन क्या है, कॉन्सेंसस मैकेनिज्म क्या है और कैसे कॉन्सेंसस तक पहुंचा जाता है। आगे चल के नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे जो यहाँ इससे थोड़ा हार्ड वर्ड हम लोग यूज करेंगे, हार्ड टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, क्योंकि ये पूरा सिंपल लोग के लिए था, ताकि हर कोई ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी को समझे। कॉन्सेंसस क्या है, कॉन्सेंसस रूल को कैसे अचीव किया जाता है ब्लॉकचेन में, और कौन कौन सा कॉन्सेंसस अभी मार्केट में चल रहा है, जो आगे चल के लोगों को सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन को लेट, ट्रांजैक्शन अचीव होने में लेट में, उसको लेके जितने सारे कॉन्सेंसस रूल है, एमंग उन कॉन्सेंसस से कौन सा सबसे बेस्ट कॉन्सेंसस रूल है वो जानेंगे। और आगे चल के इसका एडवांस वर्जन भी जानेंगे, तो कैसे ट्रांजैक्शन पूल्ड होता है, कैसे ट्रांजैक्शन को पिक करके आगे फॉरवर्ड किया जाता है, वो सारी चीज आगे हम लोग टेक्निकल सेशन में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much to everyone.